बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोल्यूशन फार्मेशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। बेसिकली यहाँ पे हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक कि सोल्यूशन फार्मेशन होती क्या है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा हम हीट ऑफ सोल्यूशन की बात भी करेंगे और सेकंड स्टेप के ऊपर हम देखेंगे कि टेम्परेचर का सोल्यूशन फार्मेशन या दूसरे लफ्ज़ों में सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट होता है। सो डेजोल्यूशन या सोल्यूशन फार्मेशन कॉमन लाइफ के अंदर या डेली प्रैक्टिस के अंदर आप अपने घरों में बहुत सारे सॉलिड सोल्यूट्स हैं जिनको लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल वी डिज़ोल्व सॉल्ट्स इन वाटर। हम नमक को पानी में हल करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप वेजिटेबल कुक कर रहे होते हैं तो आप सिमिलरली मीठी चाय तो सभी को पसंद है, तो फिर चाय के अंदर हम एक चम्मच कितनी बार डाल के बेसिकली शुगर को क्या डिज़ोल्व कर रहे होते हैं जो आपकी टी है उसके सॉल्यूशन के अंदर। सिमिलरली कपड़ों पे दाग लग जाते हैं तो उनको उतारने के लिए हम जो क्लीनिंग फ्लूइड है उसके अंदर उन जो स्टेन्स हैं उनको क्या करते हैं डिज़ोल्व करते हैं ताकि वो रिमूव हो सकें। और फाइनली चाय की बात हुई या तो बोतल की बात या आप सोडा वाटर की बात क्यों ना हो, तो सोडा वाटर में हम क्या करते हैं, बेसिकली वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करते हैं। तो ये वो कॉमन एग्जांपल हैं जिनके अंदर हर बंदा ज़िंदगी में कभी ना कभी सोल्यूशन फार्मेशन के प्रोसेस से गुजरता है। सो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये चीज़ सभी को नहीं पता होती। दैट इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते या जैसा मुँह वैसी चपेट। लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा सॉल्यूट या जैसा सॉल्यूट होगा वैसा ही सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व होगा। अब जैसे से क्या मुराद है, केमिस्ट्री में हमें पता है कि हम मेजर जो डिवीज़न करते हैं कंपाउंड्स की वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग, दैट इज़ आयनिक कंपाउंड्स या पोलर कंपाउंड, और दूसरे जो होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड्स या मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सो अ पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व अ पोलर और आयनिक सॉल्यूट, ये लाइक डिज़ोल्व लाइक मैकेनिज्म है। सिमिलरली अ नॉन पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व अ नॉन पोलर सॉल्यूट। सो आफ्टर सेइंग दैट कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो अब हम जनरली इस काबिल हो गए हैं कि हम देख सकें कि जब सोल्यूशन कोई फार्मेशन हो रही होती है उसके नतीजे के तौर पे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक्सपेंडिंग दिस सॉल्यूट। एक्सपेंडिंग दिस सॉल्यूट से मुराद क्या है कि जब सॉल्यूट के मालिक्यूल्स हों या सॉल्यूट के आयंस हों, उन्होंने डिज़ोल्व होना है तो डेफिनेटली उन्होंने एक दूसरे से दूर होना है। अगर वो दूर नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है इकट्ठे होकर एक जगह बैठे रहेंगे। जिस तरह सर्दी में आप लोग कंबल लपेट के बैठे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो ऐसे बैठ जाएं आपके सॉल्वेंट के अंदर तो डेजोल्यूशन या सोल्यूशन फार्मेशन तो नहीं होगी। सो सोल्यूशन फार्मेशन के अंदर जो पहला स्टेप ये होता है कि जो सोल्यूट के मालिक्यूल हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब उसका मैकेनिज़्म सॉल्वेशन या सॉल्वोलाइसिस के अंदर आप एफएससी के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। तो अब यहाँ पे चूँकि बेसिकली जो सॉल्यूट मालिक्यूल्स या सॉल्यूट के आयंस के दरमियान या सॉल्यूट के कॉन्स्टिट्यूएंट के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या हो रही होती हैं, ब्रेक हो रही होती हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो मोस्टली जो एक्सपेंडिंग दिस सॉल्यूट है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। दूसरा जो प्रोसेस, सेम प्रोसेस किसके साथ हो रहा होता है, आपके सॉल्वेंट के साथ हो रहा होता है, क्योंकि सॉल्यूट मालिक्यूल ने सराउंड होना है बाय सॉल्वेंट मालिक्यूल। अब सॉल्वेंट मालिक्यूल ने सॉल्यूट मालिक्यूल को अकोमोडेट करना है। ये अकोमोडेशन रिक्वायर्ड करती है कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर होकर जगह बनाएं। जिस तरह आप 4-5 लोग एक जगह पे बैठे हों, ठीक है, तो एक और आदमी आ जाए जिसको आपने अकोमोडेट होना हो, तो आप क्या होंगे, थोड़ा सा एक दूसरे से वो दायरे को क्या कर लेंगे, खुला कर लेंगे या एक दूसरे से थोड़ा सा दूर मूव कर जाएंगे ताकि सॉल्यूट के मालिक्यूल को क्या दे सकें, जगह दे सकें, सॉरी जो नया आने वाला गेस्ट है उसको क्या दे सकें, प्लेस दे सकें। तो सिमिलरली सॉल्वेंट मालिक्यूल भी क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दी सॉल्यूट मालिक्यूल्स या सॉल्यूट आयंस, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। इसको हम एक्सपेंडिंग द सॉल्वेंट कहते हैं।
ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक होता है। डेफिनेटली सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स की जो आपस में इंट्रैक्शंस हैं वो क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। थर्ड जो चीज़ आती है वो जब डेजोल्यूशन या सॉल्वेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जो फाइनल चीज़ आती है वो सल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन है, जिसके नतीजे के तौर पर सोल्यूशन बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर केस में एक्सोथर्मिक होता है या फिर सम केसेस के अंदर एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक ज़्यादातर होने की रीज़न क्या है कि इंट्रैक्शन सल्यूट सॉल्वेंट की होगी तो तभी डेजोल्यूशन या सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगी। तो उस सूरत में ये इंट्रैक्शन होंगी, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं, मालिक्यूल्स आयंस और मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ये पिक्चर के ज़रिए इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि ये सल्यूट के मालिक्यूल हैं जो कि ब्लू कलर से शो किए गए हैं। स्टेप 1 के अंदर क्या होगा, ये एक्सपैंड होंगे और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टेप 2 जो है वो सॉल्वेंट को शो करता है, जिसके अंदर सॉल्वेंट मालिक्यूल क्या होंगे, वो एक्सपैंड करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और डेल्टा H1 रिप्रेजेंट करता है एनर्जी चेंज जो होगी, जो कि ज़्यादातर केसेस में एंडोथर्मिक होगी। सिमिलरली डेल्टा H2 भी एंडोथर्मिक होगी। स्टेप 3 के अंदर आपके जो ब्लू कलर के सल्यूट मालिक्यूल हैं और रेड कलर के जो सॉल्वेंट मालिक्यूल हैं, ये एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल होंगे, इंटरमिक्स होंगे और इसके नतीजे के तौर पे सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगी। इसको हम स्टेप 3 के अंदर काउंट करते हैं और इसमें जो एनर्जी चेंज है उसको हम कहते हैं कि ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होता है और एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। सो ओवरऑल स्पीकिंग अगर हम कहें कि एक सल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट या जब आपस में मिलेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, तो डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 ये तीनों का जो सम होगा या तीनों का जो नेट रिज़ल्ट होगा वो बेसिकली ओवरऑल जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होनी है या एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है उसको डिसाइड करेगा। सो इसको हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एंथैल्पी और हीट ऑफ सॉल्यूशन। एंड डेल्टा H सॉल्यूशन इज द सम ऑफ डेल्टा H वैल्यू फॉर ऑल द स्टेप्स। अब अगर आप दो कंपोनेंट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो आपके पास डेल्टा H सॉल्यूशन किसके इक्वल होगी? डेल्टा H1, डेल्टा H2 ये सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो एक्सपेंशन की वजह से एनर्जी चेंज होगी, और सिमिलरली डेल्टा H3 जो सल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी चेंज होगी, और इन सब का जो रिज़ल्ट होगा वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का साइन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो, तो हम कहेंगे डेल्टा H सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव है। अगर एनर्जी रिलीज़ हो तो हम डेल्टा H का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा H3 जो है वो कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा। तो इस सूरत में जो एनर्जी जो है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? रिलीज। सो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, स्पेसिफिकली हम जो सॉलिड्स की लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन फॉर्मेशन है उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो फलां चीज़ हल नहीं हो रही, चलो थोड़ा सा उसको हीट करके देखो शायद वो डिज़ोल्व हो जाए। लेकिन हकीकत में जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो डेजोल्यूशन का प्रोसेस है बेसिकली उसका जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लाजमी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि जो टाइम ले रहा है सल्यूट एक्सपेंशन के अंदर और फिर सॉल्वेंट एक्सपेंशन के अंदर और फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के अंदर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो प्रोसेस रैपिडली हो जाता है, लेकिन
टेम्परेचर बढ़ाने से जो अमाउंट उसकी डिज़ोल्व होनी है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसको कुछ एग्जांपल से हम आपको इलस्ट्रेट करते हैं। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर जो अलोंग द वाई एक्सिस है वो सॉल्युबिलिटी शो की गई है ग्राम्स के अंदर सल्यूट की पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। मुख्तलिफ सल्यूट्स ये आपको लेबल किए गए हैं, नज़र आ रहे हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। अब जो ब्लू लाइंस के साथ ग्राफ है, अगर आप देखें शुगर है, पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम ब्रोमाइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है या पोटाशियम क्लोराइड है, इन सभी ज़्यादातर इनमें जो सल्यूट्स हैं वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है उनकी अमाउंट इंक्रीज़ कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर 180 ग्राम शुगर पर 100 ग्राम ऑफ वाटर डिज़ोल्व है तो जैसे हमने टेम्परेचर 60 पे लेके गए हैं तो जो इसकी अमाउंट है या 60 से अबव लेके गए हैं थोड़ा सा, तो इसकी अमाउंट 300 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में हो गई है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो 0 पे लेस दैन 20 ग्राम है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी सॉल्युबिलिटी 220 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर हो गई है। तो इसी तरह बाकी जो ब्लू से लेबल्ड हैं, तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ना सिर्फ प्रोसेस इंक्रीज़ हो रहा है उसका रेट डेजोल्यूशन का, बल्कि जो अमाउंट ऑफ सल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर वो भी क्या हो रही है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रही है। कुछ केसेस के अंदर ये बिल्कुल फ्लैट है। फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड के अंदर देखें तो बहुत मिनिमम आपको इफेक्ट इसका नज़र आता है। लेकिन ये जो रेड के साथ लेबल्ड हैं, सोडियम सल्फेट हो गया या सीरियम सल्फेट हो गया, अब यहाँ पे अगर आप देखें सोडियम सल्फेट के केस में तो ये अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो अमाउंट है वो अराउंड 60 ग्राम के करीब 100 ग्राम वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन जब हम टेम्परेचर 100 के करीब ले गए तो जनाब जो अमाउंट है वो 60 ग्राम से क्या होगी, कम होगी। इट इज़ आलमोस्ट अराउंड 50 ग्राम, तो 50 ग्राम के करीब होगी। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके बढ़ाने से जो अमाउंट थी सल्यूट की जो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व होनी थी वो क्या होगी, उससे भी कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हुई है। गैसेस के केसेस की बात करें तो ये कॉमन प्रैक्टिस है या कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टिपिकली जो है वो डिक्रीज़ करती है जब हम उनको किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जब हम और साथ उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ गैसेस जो हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। अब सभी ज़्यादातर केसेस के अंदर जैसे जैसे हम टेम्परेचर लॉन्ग एक्सेसिस इंक्रीज़ कर रहे हैं जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ है सॉल्युबिलिटी के अंदर, जबकि हीलियम जो है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है, सेम है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन योर लिक्विड सॉल्वेंट। सो अप टिल नाउ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।